मेरे साथ है हिमाचल राज्य अध्यक्ष संघ के महासचिव तिलक नायक जी और हमारे संगठन के बहुत वरिष्ठ साथी जो पूर्व में राज्य वित्त सचिव भी रहे, पैटर्न भी रहे हैं, अलग अलग भिन्न पदों पे रहे हैं, के पी शर्मा जी और राजेश जी। सबसे पहले मैं आप सबको, हिमाचल वासियों को, हमारे शिक्षक बंधुओं को, कर्मचारियों की नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस साल की हमारी ये पहली प्रेस वार्ता है और कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेके हम आज आपके समक्ष रूबरू हैं। और इसमें सबसे पहला जो प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि कर्मचारी आपको पता है कि हमेशा अपने वित्तीय लाभ के लिए चिंतित रहता है और स्वाभाविक है कि हर कर्मचारी का परिवार है, उसकी अपनी कुछ वित्तीय ज़रूरतें होती है, तो उसको लेके उसको लगता है कि जो मुझे मिलना है नियमों के तहत वो मिले, उसकी मांग भी उठाते हैं। तो उसको लेके हमारे बहुत से जो वित्तीय जो लाभ मिलने थे वो अभी तक पेंडिंग है। उसको लेके हम समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री सरकार से बात भी करते हैं, हम आपके माध्यम से उस मुद्दों को उठाते भी हैं। तो उसमें हमने एक मुद्दा जो हमारा एक कर्मचारियों का जो एक भारत सरकार के पास एक बल्क में एक राशि है, 12,000 करोड़ रुपए की राशि जो एनपीएस का शेयर पहले जिस तरह से यहाँ पे एनपीएस की हिमाचल प्रदेश के अंदर थी, और उसका लगभग आज 12,000 करोड़ के आसपास का जो शेयर है वो एनएसडीएल जो भारत सरकार है उसको जो देख रही है, वित्त मंत्रालय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसके पास फंसा है और बार बार हम इस मुद्दे को उठाते हैं। और जितने संजीदगी से इस मुद्दे को हम उठा रहे बहुत टाइम से, पर इस तरह से इसका असर जो है भारत सरकार तक इसका नजर नहीं आ रहा। पर मैं देख रहा हूँ कि कई बार हमारे छोटे छोटे मुद्दे प्रदेश के होते हैं, छोटी छोटी कोई खबरें ऐसी होती है, कोई हादसा हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाता है, जैसे अभी हाल ही में आपने आईजीएमसी वाला प्रकरण देखा होगा, या कई बार कर्मचारियों की सैलरी लेट हो गई उसको लेके, कोई और बड़े सारे मुद्दे डिजास्टर को लेके, तो वो नेशनल न्यूज बन जाती है, उसकी बड़ी बड़ी सुर्खियां बन जाती है और पीएमओ और पूरी भारत सरकार तक उसकी मतलब एक झलक दिखती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि भाई ये एक बहुत बड़ी खबर है। 12,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है और जिससे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की देनदारियां काफी हद तक जो है वो हो सकती है। इसलिए हम भारत सरकार के ऊपर भी एक टकटकी लगा रहे हैं, इस बात को हम कह रहे हैं प्रमुखता से कि भारत सरकार में जो वित्त मंत्रालय और पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वो उस तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। और क्यों नहीं पहुंचती, अगर पहुंचती है तो इस पर संज्ञान क्यों नहीं होता है कि जब हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पेंशन में आ गए हैं तो उनका जो उसमें जो 14% के हिसाब से तो भारत हिमाचल सरकार का शेयर है, सीधा सीधा 8,000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि जो है हिमाचल सरकार की ट्रेजरी से गई है, हिमाचल सरकार के खाते में सीधी आनी है। और बाकी का लगभग जो अगर मैं कहूं कि 5,000 करोड़ के आसपास की राशि जो कर्मचारियों की उनको मिलनी है, तो इसके ऊपर जो है भारत सरकार को माननीय प्रधानमंत्री महोदय और जो वित्त मंत्री है हमारे भारत सरकार के, उनको संज्ञान लेना चाहिए और राशि हिमाचल सरकार को लौटा देनी चाहिए। और हम ऐसी मांग कर रहे हैं और इसमें हम जो है बहुत जल्दी संयुक्त कर्मचारी महासंघ जो हमारा एक मंच है, हमारा एक जो संगठन है, उसके माध्यम से हम एक मेमोरेंडम जो है पीएमओ और फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये एक बड़ी खबर इसको भारत सरकार तक पहुंचे जैसी बाकी खबरें हिमाचल की पहुंचती है, क्योंकि हिमाचल के अंदर वित्तीय संकट है और उस वित्तीय संकट से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी जूझ रहे हैं। और जब भी हम माननीय मुख्यमंत्री से अपने डीए की बात करते हैं, जैसे आपको बताया कि हमारा 13% डीए हम पीछे, हम 45% डीए ले रहे हैं और केंद्रीय कर्मचारी जो है वो 58% डीए ले रहे हैं। तो हमारा 13% डीए है, एरियर हमारा उसकी अदायगी नहीं हो पा रही है। और इसके साथ साथ जो है हमारा अब नया वित्त आयोग जो 7वां वित्त आयोग लागू होना है जनवरी 26 से, वो भी लागू होने वाला है। 7वां वेतन आयोग है जिसकी हम मांग कर रहे हैं और हम इसके लिए भी साथ साथ मांग करते हैं कि भी माननीय मुख्यमंत्री इसकी भी घोषणा करे। अगर पंजाब लागू करता है, अपना पे कमीशन को बढ़ाने की घोषणा करता है तो ठीक है, नहीं तो सेंटर का स्केल हमारे को दिया जाए। तो इन सब जो वित्तीय जो हमारी आवश्यकता है जिसको लेकर हम बार बार बात कर रहे हैं, अगर ये हो जाती है तो इसमें जो भारत सरकार का जो हमारा जो 12,000 करोड़ है ये काफी हद तक जो है एक कारगर सिद्ध होगा, मैं कह सकता हूं। जब भी हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करते हैं तो बोलते हैं पैसा नहीं है, भारत सरकार से पैसा आएगा, या हमारा अगला जो हमारा वित्त आयोग आने वाला है उस वित्त आयोग में 2026 का, उसमें हम स्थिति बेहतर होगी तो हम कर्मचारियों की अदायगी करेंगे, उनकी देनदारी देंगे। तो बार बार जब ये बात आती है तो हमारा ध्यान इस तरफ जाता है कि अगर भारत सरकार ही हमारा जमा किया पैसा या हिमाचल सरकार का जमा किया पैसा दे दे तो हमारी कुछ ना कुछ इसमें कुछ राहत हमें मिलेगी। और
राजनीतिक विषय न, इसको राजनीतिक विषय ना समझे, ये कर्मचारियों की जो देनदारी है उससे इसका जरूर हल होगा। ये चाहे कोई भी कर्मचारी है, किसी तरह कर्मचारी है, ये कर्मचारियों का हक भी है। और दूसरा बड़ा मामला जो हमने आज भी संयुक्त कर्मचारी महासंघ के उससे जो है आज माननीय मुख्यमंत्री को दिया है, सरकार तक पहुंचा है, उसमें कर्मचारियों की रेगुलेशन का मामला है। पहले भी कर्मचारियों की रेगुलेशन साल में 2 बार होती थी। अब कुछ समय से आपने देखा होगा 2 सालों से कर्मचारियों की रेगुलेशन एक ही बार हो रही है, 31 अप्रैल के स्टेटस को लेके। और फिर अभी मुझे 3-4 दिन से लगातार फोन आ रहे थे मुझे और वर्मा जी को कि भाई हम अप्रैल में के बजाय मई में रेगुलर हो रहे हैं, 2 साल पूरी हो रही है, किसी के जुलाई में 2 साल पूरे हो रहे हैं। तो उनका ये चिंता थी कि अगर सितंबर वाला जो रेगुलेशन का एक पीरियड था पहले, उसको बहाल करे तो हमारे जो है 3 साल नहीं लगेंगे। यहाँ तक कि हम तो इसमें ये भी मांग कर रहे हैं कि हमने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जब जब कर्मचारियों के 2 साल होते हैं तो मंथली बेस पे उसको वैसे ही उसको रेगुलर किया जाए, ऐसे उसको रेगुलर माना जाए। ये भी हमने इसमें डिमांड की है। मैंने आपको उसको जो हमारा मीडिया ग्रुप है उसके माध्यम से वो चिट्ठी जो हमने माननीय मुख्यमंत्री को दी वो भी आप तक मैंने प्रेषित कर दी है। और 2-4 और इश्यूज जो हमारे हैं, बड़े इश्यूज है, उसको लेके जो कर्मचारियों के थे। बाकी फिर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ स्पेसिफिक इश्यू जो बड़े ज्वलंत इश्यूज है उस पर मैं आपके समक्ष चर्चा करना चाह रहा हूं। एक तो मैंने पे कमीशन की आपकी बात की, दूसरा हमने बहुत बार, क्योंकि मेडिकल बिल्स हमारे कर्मचारी रिटायरी हमारे बैठे अभी रिटायर हो गए, हमारे जो साथी थे हमारे, क्योंकि रिटायरी भी हमारा इस संगठन का हिस्सा है, रिटायर्ड कर्मचारी है चाहे रिटायर्ड टीचर्स है। तो जैसे मेडिकल बिल्स की माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अदायगी कर दी जाएगी, या इन सर्विस टीचर है उनके मेडिकल बिल है, कुछ और है। तो हम बहुत टाइम से मांग करें कि कैशलेस हेल्थ स्कीम्स क्यों ना सरकार लागू करे। उसमें क्या है कि उसमें सरकार का बर्डन भी कम हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी जबरदस्ती ऑपरेशन के लिए जाएगा नहीं, हो कोई अपनी चीरफाड़श तो करेगा नहीं। जब उसको जरूरत होगी तो ही वो ऑपरेट होगा या उसको दवाइयों की जरूरत होगी तभी उसको कैशलेस हेल्थ स्कीम का फायदा होगा और डायरेक्ट उसको जो है उसको रिलीफ मिलेगा। और बाकी जो जिस तरह का इसमें जो सरकार का और खर्चा बढ़ रहा है तो वो भी इसमें कम हो जाएगा। तो हम एक मांग कर रहे हैं कि कैशलेस हेल्थ स्कीम को सरकार कर्मचारियों के लिए लागू करे। और हर पे कमीशन में जो क्या होती है, एक ऑप्शन एक्सरसाइज करने की एक उसमें एक आती है कि कर्मचारी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, उसको रिवाइज करने का एक ऑप्शन आती है। एक ऐसी नोटिफिकेशन हुआ करती है हर बार कि आप मेडिकल ओपन करना चाहते हैं कि फिक्स रखना चाहते हैं। जिन कर्मचारियों ने, शिक्षकों ने मेडिकल फिक्स रखा होता तो अगले पे कमीशन में या हर साल बाद उसको एक ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है, जो कि जो छठा वेतन आयोग हमारा 2022 में लागू हुआ उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि कुछ कर्मचारियों को जो है बीच में कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाती है या बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, उनका मेडिकल दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो वो चाहते हैं कि मेडिकल ओपन हो जाए तो उनको उससे राहत मिले। तो ये एक हम मांग बहुत टाइम से कर रहे हैं कि जो मेडिकल ओपन करने की ऑप्शन है उसको बहाल करे सरकार। ये कुछ कर्मचारियों को लेके कुछ मामले हमारे थे जिसको लेके हम बात कर रहे थे। अगर मैं एजुकेशन स्पेसिफिक बात करूं तो हमारा शिक्षा विभाग क्योंकि सबसे बड़ा विभाग है, उसमें सबसे बड़े ज्यादा कर्मचारी 80,000 कर्मचारी है। अगर सारी बात कर दी जाए तो आधे कर्मचारी तो हमारे हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के अंदर है। तो उसमें 2 तरह की बात हुई है। एक तो हमारा धन्यवाद करना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री का कि शिक्षा मंत्री विशेषकर और शिक्षा सचिव का भी, कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं जिसमें काफी हम अग्रसर हुए गुणवत्ता शिक्षा के क्षेत्र में। अगर हम देखें तो भी जो क्लस्टर सिस्टम लागू किया है, स्कूलों को जो हमने पहली से 12वीं तक जो है डायरेक्टरेट का उसको हमने क्या किया है, उसको हमने चेंज किया, उसका ढांचा बदला है। पहले हमारा डायरेक्टरेट एलिमेंट्री और सेकेंडरी अलग होता था, अब हमने पहली से 12वीं तक का स्कूल को इकट्ठा किया, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया। वो बड़ा एक अच्छा पहल है। उसमें क्लस्टर सिस्टम को लागू किया कि सारा एक क्लस्टर के अंदर सारा सिस्टम आ जाएगा और प्रिंसिपल सारा मॉनिटर करेगा। उसके अंदर 20-25 स्कूल, प्राइमरी, हाई सेकेंडरी सब उसके अंदर आएंगे, वो कंट्रोल करेगा। ये बोले कि ये टीचर सीबीएसई स्कूल के लिए जो है फिट नहीं है, उसको वहां से हटा देंगे या फिर उसको कोई दूसरी जगह लगा देंगे, या सरकार ये सोच रही है कि भाई हम जो है 5,000 रुपए टीचर लगाने की शुरू कर देंगे, 5 साल के लिए टीचर लगा दो, उनको 5,000 रुपए देके काम चलाएंगे। तो मुझे लगता है उसका विरोध होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग जूझ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लोग चाहते हैं, बड़ा शिक्षा का हब हिमाचल प्रदेश के अंदर है, शिक्षित लोग यहाँ पे है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जो हमारे बेरोजगार है वो रोजगार के तराश रहे। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि सीबीएसई में ये कुछ खामियां है। और उस हो क्या रहा है, उस सीबीएसई के चक्कर में 100 स्कूल आपने सीबीएसई को दे दिए, 2,000 सेकेंडरी स्कूल हमारे पास है, टोटल 15,000 स्कूल हमारे हिमाचल के अंदर है। क्या 19,000 सेकेंडरी स्कूलों को बंद करने की सोच रहे हैं आप? उनमें भी तो गुणवत्ता देनी है ना, उनको भी आपने उतना स्टैंडर्ड बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? वो भी तो वहां भी तो बच्चे हमारे ही पढ़ रहे हैं। 100 स्कूलों में आप अच्छे बना देंगे, बाकी बच्चों को थोड़ी छोड़ सकते हैं। सरकार तो इक्विटेबल एजुकेशन,
इक्विटेबल जो और क्वालिटी एजुकेशन देने की बात सरकार करती है, सरकार की तरफ ये लोगों की अपेक्षा रहती है। तो मैं इस बात से कहना चाहता हूं, और उल्टा बोर्ड, हमारा शिक्षा बोर्ड जो है क्या कर रहा है, वो इस बात से परेशान है कि हमारे स्कूल चले जाएंगे, हमारी इनकम कम हो जाएगी। उन्होंने क्या धंधा नया निकाला, पैसे कमाने का धंधा, और जिसकी मैं बहुत बुरे शब्दों में भर्त्सना करता हूं, और मैं कटघरे में खड़ा करता हूं स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को, राजेश शर्मा जी को, जो एक बिजनेस की दुकान हमारे स्कूल शिक्षा बोर्ड को बनाना चाह रहे हैं, और जो हमारे गरीब बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलाव कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दूं, हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है रिटेंशन फीस लेता है एग्जाम की 3,000 रुपए, जो वो भी गलत है, कोई बात नहीं, बहुत टाइम से ले रहा है। पर उस 3,000 के बदले में बोर्ड क्या कर रहा है, उन्होंने अपना पोर्टल बंद कर दिया बहुत पहले, जानबूझ के पोर्टल पे फीस जमा नहीं हो रही थी। उसके बाद 3,000 के बदले उन्होंने क्या किया, 5,000 रुपए लगा दी लेट फीस, और 5,000 लगा दी पेनल्टी। 3,000 जहां लगना था वहां उन्होंने 13,000 लेनी शुरू कर दिए। हमने उसका विरोध किया, हमने धर्मशाला जाके बोर्ड के साथ बैठक की, हमने बोला पेनल्टी किस बात की, आप बताइए, आप हमारा टीडीए तो दे नहीं पा रहे 3 सालों से, पेपर चेक हमारे से करवाते हैं, फिर ऊपर से बोलते हैं कि आपको ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। हमने बोला मैं ड्यूटी नहीं करेंगे टीचर्स, आप मनमानी कहते करनी पड़ेगी, तो कोई हम उनके बंधु मजदूर थोड़ी है, आप ना तो हमारा टीडीए दे पा रहे और हमारे बच्चों के ऊपर आप इतना बोझ डाल रहे हैं, जहां 3,000 रुपए लगने थे वहां आप 13,000 रुपए ले रहे हैं। खर्चा किस पे हो जा रहा है, बच्चों पे जा रहा है। तो इस तरह की मनमानी, फिर उन्होंने माना बोर्ड में जाके कि ठीक है हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे। पेनल्टी हमने कौन सा कसूर को थोड़ी किया, कोई गुना थोड़ी किया, पर लेकिन बाद में जाके वहां बात मानी। बाद में उन्होंने ना तो पोर्टल ओपन किया, उन्होंने कहा पोर्टल ओपन कर देंगे, दोबारा से आप रजिस्टर्ड कर दे और फीस जमा करे, और उल्टा एक एक को बुला के उन्होंने 13,000 रुपए लेनी शुरू कर दिए। तो ये मनमानी नहीं चलेगी और हम इसका विरोध करते हैं। और मैं माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे चेयरमैन को ना लगाया जाए जो शिक्षा का बेड़ा गर्क कर देंगे। और साथ में क्या हुआ, अभी जो हमारे एसएमसी टीचर्स है उनका एक डीएलडी टेस्ट हो रहा है, आपको पता है, एसएमसी टीचर का एलडीआर टेस्ट हो रहा है, जिसमें उनको नियमित करने का सरकार एक और ढूंढ रही है। उसकी नोटिफिकेशन, उसकी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड ने निकाली है। 2 जगह पेपर होगा, 3 जगह पेपर होगा, हिमाचल में होगा, शिमला में होगा, धर्मशाला होगा, कहीं और सेंटर होगा। तो उसकी फीस कितनी होनी चाहिए, आप खुद बताओ कितनी होनी चाहिए एक पेपर की फीस। एक सिंपल पेपर होना है 500 रुपए, यही फीस होती है एग्जाम की, 1,000 रुपए होनी चाहिए, और वो 3,000 रुपए फीस चार्ज कर रहा है उन टीचर्स, 3,000 रुपए। तो वो भी एक मनमानी है बोर्ड की, ऐसी मनमानी बोर्ड ना करे, उससे बोर्ड खुद अपने आप को बदनाम हो रहा है। ये कुछ बातें थी, कुछ एसएमसी में हमने कुछ कल भी मुख्यमंत्री से मांग की है, परसों शिक्षा मंत्री से, की जो एसएमसी टीचर उसमें लेक्चर और डीपी उनके आरएनपी रूल ही नहीं बने। तो जब आरएनपी रूल तो उनका टेस्ट नहीं हो पाएगा, नियमित की राह में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इनकी भी हम मांग करते हैं कि जो एसएमसी टीचर में 2 कैडर बच गए, एक लेक्चर वर्ग और एक डीपी वर्ग, इनके आरएनपी रूल बन के इनकी भी पोस्ट एडवर्टाइज हो जाए, बोर्ड के द्वारा इनका भी टेस्ट कंडक्ट हो, एलडीआर, जनरल प्रमोशन। हाँ, और एक जनरल प्रमोशन लटकी है बड़े टाइम से, सब मांग कर रहे हैं, जैसे जेबीटी से टीजीटी की प्रमोशन होनी है, फिर आपके जेबीटी से सीएनपी की होनी है, टीजीटी से आपके लेक्चर्स की प्रमोशंस होनी है। तो इन प्रमोशंस की हम मांग कर रहे हैं बहुत टाइम से कि ये भी सारी रूटीन में हो जाए। और एक बड़ी मांग हमने जो स्कूल, जो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन बना है, उसमें हमने एक डिमांड चार्टर सरकार को दिया था, और वो काफी हद तक बात भी चढ़ गई थी। हमने बोला कि आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन को, वो डायरेक्टर लेवल पे नहीं होगी, वो आपको डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे भी करनी पड़ेगी, ब्लॉक लेवल पे भी करनी पड़ेगी, तभी स्कूल लेवल पे आप जो है क्लस्टर सिस्टम को मोशंस की जाए। उस लगभग हमारे 950 के आसपास प्रिंसिपल के पद खाली चल रहे हैं, उसमें 799 पदों को सरकार ने भरा है। हम उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सरकार का एक बड़ा सार्थक पहल है हिमाचल सरकार की, उसमें सभी की हम धन्यवाद करते हैं, चाहे शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, शिक्षा सचिव है, निदेशक है, पर लेकिन उसमें उनको पोस्टिंग नहीं दी गई है। पोस्टिंग नहीं दी गई है तो उसमें दिक्कत यह है कि भाई वो काम तो कर नहीं पाएंगे उस पद का, वो क्लस्टर हेड तो बन नहीं पाएंगे, वो अपनी जगह ही बैठे हैं, कोई लेक्चर है, कोई हेडमास्टर है, तो उनको तो पोस्टिंग जो है टाइम से सरकार दे। और बाकी पद बहुत से भी खाली चल रहे हैं प्रिंसिपल्स के, उनके लिए वे मांग करते हैं कि जो उनकी जो एक सप्लीमेंट्री लिस्ट की बात सरकार कर रही थी, हमने भी मांग की थी कि अभी 31 मार्च को जो हमारे अभी उस पे है, रीएम्प्लॉयमेंट पे है, बहुत से प्रिंसिपल वो भी रिटायर हो जाने हैं, 100 के आसपास प्रिंसिपल की पोस्ट ऐसे रिटायर हो जानी। तो कुछ बीच में जो भी ये 799 इसमें से भी 100 के आसपास लोग ऐसे रिटायर हो जाएंगे जो कुर्सी पे बैठेंगे ही नहीं, तो 200-250 पोस्टें फिर हमारी खाली हो जाएगी। तो मार्च से पहले एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जो है सरकार, जिस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि हम एक और लिस्ट निकालेंगे, तो वो उसकी जरूर निकाले, उसकी हम मांग करते हैं। और अभी आप देख रहा था मैं सुबह भी, कुछ दिव्यांग जो लोग थे वो सेक्रेटरीट में धरना उन्होंने किया था, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें लेक्चर प्रमोशन की बात कर रहे हैं।
तो ये भी मैं आप इस मंच के माध्यम से बात करता हूं, मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जो विशेष आवश्यकता वाले जो व्यक्ति है या फिर हमारे कर्मचारी है, उनकी प्रमोशन और एम्प्लॉयमेंट का विशेष ध्यान रखें, उनकी बात को सुना जाए। जिस तरह से हमारे जो अधिकारी है, एसडीएम साहब जिस तरह से उनसे बिहेव कर रहे थे, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों के प्रति जो मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस रखते हैं, उनकी बात को सुने और उनको सड़कों पे ना आने दे। मुझे लगता है नहीं आने की जरूरत होनी चाहिए, और एक विशेष आवश्यकता वाले लोग हमारे समाज के अंदर हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। और मैं एक बहुत बड़ी बात बोर्ड के सिस्टम को लेकर आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, जिसका बड़ा विरोध भी है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बात मुझे लगता है कि सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इसमें संज्ञान देगी। जिस तरह से हमारा सीबीएसई बोर्ड की तरफ हमारा सरकार बड़ी, विभाग बड़ा, हमने तब भी ये बात कही थी कि बहुत जल्दी में लिया फैसला है। हालांकि फैसला बहुत अच्छा हो सकता है। कई स्टेटों ने इस तरह की पहल की थी, आंध्र प्रदेश ने, एक और 2 स्टेटों ने और भी पहल की है। उन्होंने भी सीबीएसई बोर्ड की तरफ जाने की कोशिश की, अपने बोर्ड थे। हालांकि उनके रिजल्ट भी सकारात्मक नहीं है, वो भी रोल बैक करने की स्थिति में है। और हमारे बहुत अच्छा बोर्ड, एचपी बोर्ड काम कर रहा था, पर उसको और स्पीड किया जा सकता था। लेकिन अगर सरकार ने सोचा है तो कुछ और अच्छा सोचा होगा। हमने कहा कि ठीक है, अगर आप जा रहे हैं तो ठीक है, पर लेकिन जिस तरह से स्टाफ का बंटवारा, अलग से कैडर बनाने की बात हो रही है, या फिर टीचर्स को टेस्ट के माध्यम से दोबारा उनको उनकी योग्यता को जांचने की बात अगर सरकार कर रही है, तो उसका तो बड़ा भारी विरोध फील्ड के अंदर हो रहा है। हमें लगातार इसके फोन आ रहे हैं कि भाई क्या, मैं ये भी उसमें पूछा था कुछ दिन पहले, क्या 20 साल बाद या 25 साल किसी टीचर की नौकरी हो गई, उसको आप बोलेंगे कि आप योग्य नहीं, आप दोबारा टेस्ट क्वालिफाई करके आपको हम देखेंगे कि आपकी क्या क्वालिटी है, आप कितना पढ़ा सकते हैं। तो मैंने उससे पूछा था, क्या एक आईएएस को 20 साल बाद दोबारा टेस्ट आप कराएंगे? क्या वो टेस्ट में पास होगा तो आईएएस रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा? तो क्या इस तरह, क्या टीचरों के ऊपर ही ऐसे परीक्षण किए जा सकते हैं? अगर ऐसे परीक्षण टीचरों के ऊपर हो रहे तो सच में हमारे आत्मसम्मान के ऊपर बहुत बड़ी एक ठेस है। हम इस बात को नहीं सहन करेंगे। ठीक है, उसको पूरे साल सारी ड्यूटीज हटा दो। नॉन टीचिंग हम 50 तरह की ड्यूटीज करते हैं, ये सचिव शिक्षा ने खुद माना है। बहुत सेमिनारों में लगातार हो रही है हमारे क्लस्टर लेवल की ओरिएंटेशन। सेक्रेटरी एजुकेशन और हमारे मंत्री जी उन बैठकों में खुद जा रहे हैं। आप कल देखें, कल भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की बैठक हो रही है, उसमें लगभग 500 प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स और बीपीओ उसमें भाग ले रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रही है, उसमें यही बात वो मान रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि मीटिंग्स बहुत एक्स्ट्रा वर्डन है टीचर्स के ऊपर। मैं ये कहता हूं कि टीचर्स को आप फ्री कर दो। मैं ये बात मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से कहना चाह रहा हूं, टीचर को नॉन टीचिंग असाइनमेंट से फ्री कर दो। जो टीचर जहां बैठा उसको काम दो, उसके बाद उसका 1 साल का रिजल्ट देखो। अगर वो फिट ही नहीं बैठता, आपके सीबीएसई बोर्ड है चाहे कोई भी बोर्ड है, उसको बदल दो, उसकी इंक्रीमेंट भी रोक दो, हम उसके लिए भी कुछ नहीं ले पाएंगे। तो उसमें एक बात हुई थी, हमने जो डिमांड रखी थी कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर 3 पोस्टें हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हमने कहा था कि वो अलग अलग ब्रांचेज हो जाएगी, वो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, उसके ऊपर हायरार्की दी जाए। एक डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट को वो ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया जाए और उसके नीचे जो है पूरा सिस्टम चलेगा। तो वो प्रपोजल शिक्षा विभाग से गई है और वो फाइनेंस सेक्रेटरी के कार्यालय में भी वो फाइल हमारी फंसी है। हम उसमें माननीय मुख्यमंत्री से फिर निवेदन कर रहे हैं, ऐसे भी हम मिलकर भी हमने बात की है, आपके माध्यम से भी बात कर रहे हैं, और हम दोबारा से भी इस बात को लेकर मिलेंगे कि भी वो फाइल हमारी, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक ज्वाइंट डायरेक्टर होगा, उसके नीचे 2 डिप्टी डायरेक्टर हो गए, ऐसी एक कड़ी होगी, उसमें डिप्टी डीओज हो गए, एक ऐसी स्ट्रेंथन हमारा एक ऑफिस हमारा एजुकेशन का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। वो फाइल फाइनेंस सेक्रेटरी के ऑफिस से निकले और जल्दी से जल्दी हमारे जो है ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्टें भरी जाए, ऐसी हम मांग कर रहे हैं। और ये कुछ इश्यूज हमारे थे, जिन इश्यूज को लेके हमें लगा कि आज हमें नए साल में जो है मीडिया के सामने रूबरू होना है, और ये मुद्दे अगर हमारे हल होते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी जो है कुछ समस्याएं हल हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपका प्रश्न है तो जरूर आप उसको हम टेकअप करेंगे। धन्यवाद। 7वां पे कमीशन की मांग भी कर रहे हैं आप? बिल्कुल, 7वां पे कमीशन क्योंकि 2026 से 1 जनवरी 2026 से शुरू हो गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पे कमीशन बढ़ा दिया है और उसकी रिकमेंडेशन भी इसी साल आ जाएगी। और इसी साल जो है भारत सरकार जो है 8th भारत सरकार का 8th पे कमीशन होगा और हमारा 7th होगा, वो लागू हो जाएगा। तो फिर स्वाभाविक है कि हिमाचल में भी वो जनवरी 26 से ही लागू होना है। तो हम कह रहे हैं कि अगर पंजाब नहीं बढ़ाता तो हिमाचल सरकार जो है वो सेंटर स्केल को अडॉप्ट करके इसकी घोषणा कर दे, ताकि कर्मचारियों को तो लगे कुछ तो हमारे को मिलने वाला है आने वाले समय में। देनदारियां भी नहीं दे पाई सरकार, 7वां का। देखिए, वो बात बिल्कुल सही है, इसमें हम खुद नाकाम रहे हैं। हमारे कर्मचारी संगठन लड़ना नहीं जानते हैं, हम ग्रुपों में बंटे हैं और ये शायद उसका सरकार फायदा उठाती है। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, जो भी सरकार आएगी वो अपने तरीके से काम करती है। और हम 6ठा वेतन आयोग सच में पूरी तरह से नहीं ले पाए, हम पंजाब से बहुत पीछे हैं और हमारे एरियर्स जो है पे कमीशन के वो खड़े हैं और डीए के एरियर है वो खड़े हैं।
एनोमलीज बहुत सारी है। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि हम उसमें भी नाकाम रहे हैं, पर कोशिश कर रहे हैं, लगातार मांगों को उठा रहे हैं। एनपीएस की पैसे की आप मांग कर रहे हैं क्योंकि वो तो जिस तरह के नियम है उसके मुताबिक आफ्टर रिटायरमेंट मिलना है आपको, पहले कैसे दे सकते हैं? नहीं, बात ऐसा है, जब कर्मचारी हमारा एनपीएस में रहा ही नहीं, जब आपने ऑप्ट कर दिया कि आप ओपीएस में चले गए, उसका जीपीएफ कटना शुरू हो गया है, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो एनपीएस में नहीं जा रहा है। जब आपका एनएसडीएल में कंट्रीब्यूशन नहीं जा रहा है और हमारी सरकार ने स्टेट फॉर लिखा है कि हमारे कर्मचारी ओपीएस में आ चुके हैं, तो स्टेट ने जो कंट्रीब्यूशन 14% दिया वो स्टेट को चला जाना चाहिए, स्टेट हेड में जाना चाहिए। जो कर्मचारियों ने दिया 10% वो कर्मचारियों का शेयर है। तो वो मुझे लगता है उसमें कोई आपत्ति भारत सरकार को नहीं होनी चाहिए। तो जानबूझ के एक पॉलिटिकल मुद्दा है और इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाया जाए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ना बनाया जाए, कर्मचारियों की भावनाओं को भारत सरकार समझे। हम सिर्फ इसमें इतनी सी बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत मुश्किल पेच नहीं है। थैंक यू।